हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु बीजाणु जनन। अब इससे पहले हम लोग बीजांड की संरचना देख चुके थे। यहाँ हमारे बोर्ड पे बीजांड की संरचना का डायग्राम बना हुआ है। इस बीजांड की संरचना में इन कोशिकाओं का यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाओं का, द्वितीयक केंद्रक का या सहायक कोशिका और अंड कोशिका का निर्माण किस तरीके से हुआ है, इसको हम किस में देखेंगे, गुरु बीजाणु जनन में। यहाँ देखिए बेटा, वर्ड आ रहा है गुरु बीजाणु। क्या वर्ड आ रहा है? गुरु बीजाणु यानी कि मेगा स्पोर। तो यहाँ पे हमने जब पराग कण पढ़ा था तो हमने उससे पहले हमने क्या कहा था, लघु बीजाणु, यानी कि जो नर युग्मक का निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा था, लघु बीजाणु से। और जो मादा युग्मक का निर्माण होगा वो किससे होगा, गुरु बीजाणु से। किससे निर्माण होगा, गुरु बीजाणु से। तो मादा युग्मक का निर्माण किस तरीके से हो रहा है उसका हम किस में कर रहे हैं, यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, हम पहले इस भ्रूण कोश को नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा डायग्राम बाद में रहेगा, लेकिन क्योंकि हमको इस स्ट्रक्चर समझनी है, लेकिन मैं इस डायग्राम को मिटाया नहीं था क्योंकि मैं इसको समझाना चाह रही थी किस तरीके से यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो यहाँ कोशिकाओं का निर्माण किस तरीके से होता है, तो इस बीजांड की जो अधस त्वचा की कोशिका यानी ऊपरी वाली एपिडर्मिस हो गई, जो इसमें बाहर आवरण बन रहा था, अध्यावरण बन रहा था, तो सबसे बाहर कौन सी होगी, एपिडर्मिस, और उससे नीचे क्या पाई जाएगी, हाइपोडर्मिस या अधस त्वचा पाई जाएगी। तो उस अधस त्वचा की कोई भी कोशिका है वो आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी। कैसी हो जाएगी, आकार में बड़ी। तो यहाँ पर देखिए, माना कि हमने यहाँ से एक कोशिका ले ली, ये कोशिका के अंदर क्या होंगे, 3 समसूत्री विभाजन संपन्न होंगे। कितने समसूत्री विभाजन संपन्न होंगे बेटा, 3। तो हाइपोडर्मिस की जो कोशिका थी, हमने माना कि ये कोशिका ली यहाँ पे, ये कोशिका कैसी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी, सघन जीव द्रव्य वाली हो जाएगी। और इस कोशिका के अंदर परिणत विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, सॉरी बेटा मैंने समसूत्री बोल दिया था, यहाँ पर क्या होगा, परिणत विभाजन। और इस परिणत विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर 2 प्रकार की कोशिका बन जाएगी। एक बन जाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, में इसको आर्किस्पोरियल सेल कह रहे हैं शुरू में। फिर इसमें 2 कोशिकाएं बन गई। एक कौन सी बन गई, प्राथमिक भित्ति कोशिका। क्या बन जाएगी इसमें, प्राथमिक भित्ति कोशिका। और दूसरी क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, बीजाणु मार्त कोशिका। सेकंड वाली क्या बन जाएगी, प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखिए, प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका यानी कि ये कोशिका क्या काम कर रही है, जननी के समान काम कर रही है। और इसके द्वारा अब किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का। किसका निर्माण होगा, गुरु बीजाणु का। तो इस बीजाणु, अब इस प्राथमिक भित्ति कोशिका है ना, इसके अंदर तो लगातार विभाजन होते जाएंगे, और लगातार विभाजन होने के फलस्वरूप इस बीजांड के अध्यावरण है, बीजांड का, इन सब का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और जो प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका है, इसके अंदर शुरू में कोई भी विभाजन नहीं होता, लेकिन बाद में इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो हम यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि ये माना कि एक प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका थी। अब इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 4 गुरु कोशिकाओं का क्या हो गया, निर्माण। ये कोशिकाएं जो है एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहती है। कैसे क्रम में व्यवस्थित रहेंगी, ये रेखिक क्रम में, चतुष्क के रूप में एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित रहती है। अब इन कोशिकाओं में से ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं ये निष्क्रिय रहती हैं, और निष्क्रिय होने के पश्चात ये कैसी हो जाती हैं, अपहासित। कैसी हो जाएंगी, अपहासित। अपहासित का मतलब ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और ये नीचे वाली जो कोशिका है ये कैसी रहेगी, सक्रिय। ये कैसी रहेगी, सक्रिय। ऊपर वाली तो निष्क्रिय थी, तो ये तो कैसी क्या हो जाएंगे, अपहासित हो जाएंगी। और नीचे वाली कोशिका कैसी रहेगी, सक्रिय रहेगी। अब इस सक्रिय कोशिका के अंदर, अब माना कि ये तो इन तो अपहासित हो गई, अब मैं इसको इस तरीके से एक कोशिका के रूप में शो कर सकती हूँ कि ये कोई माना कि सक्रिय कोशिका है। अब इस सक्रिय कोशिका के अंदर लगातार 3 समसूत्री विभाजन होंगे। कितने समसूत्री विभाजन होंगे बेटा, 3। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर मैंने पहला समसूत्री विभाजन करवाया। क्या करवा रही हूँ यहाँ पर मैं, प्रथम समसूत्री विभाजन। और प्रथम समसूत्री विभाजन जब करवाया तो हमको कितनी कोशिकाएं मिल गई बताइए, 2 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं मिल गई, 2। फिर हमने इसके
अंदर सेकंड समसूत्री विभाजन करवाया, ये सेकंड समसूत्री विभाजन हो रहा है यहाँ पर, और जब सेकंड समसूत्री विभाजन हुआ तो अब 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4, यानी कि 2 ऊपर बन गई इस तरीके से और 2 कहां पर बन गई, नीचे। अब इन जो 4 कोशिकाएं बनी है इसके अंदर फिर क्या होगा, थर्ड समसूत्री विभाजन, क्योंकि हमने कहा था कितने समसूत्री विभाजन संपन्न हो रहे हैं यहाँ पर 3, तो कितने कौन सा समसूत्री विभाजन संपन्न हो रहा है, थर्ड समसूत्री विभाजन संपन्न हो रहा है। और जब तीसरा समसूत्री विभाजन संपन्न होगा तो अब 4 कोशिकाओं से बताइए कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 8। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 8। 4 ऊपर और 4 नीचे, कितनी कोशिकाएं बन गई बेटा, 8। अब यहाँ देखिए बेटा, ये जो 8 कोशिकाएं हैं ना, ये अब किसका निर्माण करेंगी, भ्रूण कोश का। किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण कोश का। तो अब ये किस तरीके से व्यवस्थित होंगी, मैं इसको इस तरीके से अंदर ही व्यवस्था कर देती हूँ इनकी, इस तरीके से 4 कोशिकाएं बनी, 2 ऊपर और 2 नीचे। यहां पर भी 8 कोशिकाएं बनी है, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब यहां देखो बेटा, ये भ्रूण के कोश के अंदर व्यवस्थित हो रही है। अब ये कैसे व्यवस्थित होंगी, ये 8 कोशिकाएं, कि इनमें से जो 3 कोशिकाएं हैं ये तो चली जाएंगी ऊपर एक समूह के रूप में। इस तरीके से इन्होंने 3 कोशिकाओं ने तो ऊपर समूह बना लिया। ये 3 केंद्रक, जो 8 केंद्रकों का, भाई एक केंद्रक के अंदर विभाजन हुआ, कितने बने, 2, 2 से कितने बने, 4, 4 से कितने बन गए, 8। तो 8 केंद्रकों में से 3 ऊपर चले गए, केंद्रों के ऊपर कोशिका भित्ति का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो 3 कोशिकाओं का समूह तो किधर बन गया, ऊपर बन गया। बाकी की 3 कोशिकाएं कहाँ गई, नीचे की ओर। 2 तो छोटी कोशिकाएं बन गई इससे, और 1 कोशिका कैसी बन गई, बड़ी, इस तरीके से। अब बची कितनी, 2, तो 2 कहां पर आ जाएंगी, बीच में। 2 कहां पर आ जाएंगी, बीच में। तो हम अब इनका नाम दे सकते हैं, इन 3 कोशिकाओं का समूह तो क्या कहलाएगा, प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहलाएगा, ये तो बेटा प्रतिमुखी कोशिका। बीच में जो ये 2 केंद्रक यहाँ पर आए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक। क्या कहेंगे इनको, ध्रुवीय केंद्रक। नीचे जो ये 2 कोशिकाओं का समूह है, इन्हें हम क्या कहेंगे, सहायक कोशिका। क्या कहेंगे इनको बेटा, सहायक कोशिका। और ऊपर जो आपको एक बड़ी कोशिका दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, अंड कोशिका। क्या कहेंगे इसको, अंड कोशिका। तो इस तरीके से हमारे पास में कितने केंद्रकों का कितने का निर्माण हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 केंद्रकों का, जो हमारी गुरु बीजाणुधानी है उसके अंदर कितने केंद्रकों का निर्माण हो गया, 8 केंद्रकों का निर्माण हो गया। लेकिन इन 8 केंद्रकों से कोशिकाओं का कितने का निर्माण हो, क्योंकि हमारे पास शुरू में 8 केंद्रक बने थे। अब इन 8 केंद्रकों से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, देखिए बेटा। तो भाई 3 कोशिकाएं ऊपर बन गई, 3 नीचे बन गई बीजांड द्वार के, और बीच में जो ये 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, संगलित हो जाएंगे, और संगलित होकर के एक बड़ी द्विगुणित कोशिका का निर्माण कर लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक। क्या कहेंगे इसको, द्वितीयक केंद्रक। तो क्वेश्चन आता है कि गुरु बीजाणुधानी कितने केंद्रकीय संरचना है, तो केंद्रकीय संरचना तो कितनी है, 8। लेकिन कोशिकीय की बात करें तो कोशिकाएं कितनी है, 7, क्योंकि 3 ऊपर कोशिकाएं, 3 नीचे, और एक बड़ी कोशिका कहां पर हो गई, मिड में हो गई। तो आपको डायग्राम किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले ये एक कोशिका बनाओगे, फिर इसके अंदर परिणत विभाजन शो हो रहा है। ये कौन सा विभाजन हो रहा है, परिणत। फिर इस कोशिका के बाद में प्राथमिक बीजाणु मार्त कोशिका, ये हमारी क्या कहलाई, बीजाणु मार्त कोशिका। बीजाणु मार्त कोशिका। इस बीजाणु मार्त कोशिका के अंदर यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ था बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से कितने कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, 4 का, यानी कि 3 ऊपर और 1 नीचे। तो यहाँ पर ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित थे, तो ये किसका निर्माण हो गया, एक चतुष्क का निर्माण हो गया। इनमें से 3 क्या हो गए, आभासित हो गए, और 1 कोशिका कैसी रह गई, सक्रिय कोशिका रह गई।
इस सक्रिय कोशिका के अंदर, अब ये हमारी कौन सी कोशिका है? सक्रिय कोशिका। इस सक्रिय कोशिका के अंदर कितने समसूत्री विभाजन हुए? 3। जब प्रथम समसूत्री विभाजन हुए थे, 1 से कितने केंद्रक बने? 2। दूसरा हुआ तो 2 से 4, 4 से कितने बने? 8। और 8 में से ये 8 केंद्रक आपस में जाकर के इस भ्रूण कोश के अंदर जाकर के क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। कहाँ जाकर के व्यवस्थित हो गए? यहाँ पर। तो आपको इसी क्रम में डायग्राम बनाते चलना है, एक इसके बाद ये बनाओगे, फिर ये, इस तरीके से सीक्वेंस में बनाते जाना है, और फिर इसके बाद में कौन सा बनाओगे? ये वाला। लास्ट में यहाँ से इसके बाद में आपको इस वाले डायग्राम को बनाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किसका निर्माण कर लिया? मादा युग्मक अंड कोशिका का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। तो मादा युग्मक अंड कोशिका के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो ही क्या कहला रही है यहाँ पर? गुरु बीजाणु जनन। तो बंद नहीं